डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। तो हमें वो बात करनी है। क्या बात करनी है? लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। Give the heading: application of limitations or drawbacks of dimensional analysis. देखो, अभी लिखना नहीं, समझने के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। जैसे मैंने बोला बेटा कि S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है या नहीं? ये इक्वेशन है ना? ये इक्वेशन है ना? ये इक्वेशन हमने पढ़ा है, क्लास 9th से पढ़ा है और क्लास 11th में भी पढ़ेंगे, है ना? तो ये एक वैलिड इक्वेशन है। ओके, इस वैलिड इक्वेशन को जब हमने डायमेंशनली चेक किया तो क्या ये करेक्ट आया था? यस सर। है ना? इसको हमने देखा था, एग्जांपल में लिया था हमने, इसे डायमेंशनली चेक किया था तो करेक्ट आया था। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। और एक्चुअल में भी हम जानते हैं कि ये करेक्ट है, ये ये इक्वेशन रियल में होता है, ठीक है। तो ये फिजिकली भी करेक्ट है, ठीक है, फिजिकली भी करेक्ट है। तो ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली प्लस फिजिकली दोनों तरीके से ये करेक्ट है। अब बेटे अगर मैंने इक्वेशन ऐसा लिया होता S इक्वल्स टू UT प्लस AT स्क्वायर, ठीक है, इसको चेक करिए आप कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो LHS में क्या हो गया बेटा, ये चीज क्या है? डिस्टेंस है, तो L हो गया। और इधर क्या है बेटा? U का क्या चीज होता है? LT माइनस 1, T का T प्लस A का क्या होता है? LT माइनस 2, T का क्या होता है? T स्क्वायर। बताइए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। L प्लस L क्या हो गया बेटा? 2L। क्या आया बेटा? L। तो इधर भी L, इधर भी L। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। तो ये क्या आ रहा है? डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है आपका, है ना बच्चे? ये क्या आ रहा है? डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है। अब मुझे ये चीज बताओ, क्या ये सच में ऐसा इक्वेशन आपने देखा है? सच में तो ये करेक्ट है, सच में तो ये करेक्ट है, ये सच में करेक्ट नहीं है। मतलब ये फिजिकली करेक्ट नहीं है, ये फिजिकली क्या है? रॉन्ग है, फिजिकली रॉन्ग है। बट फिर भी क्या आ रहा है? देखो, डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है, फिर भी डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है, डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है। क्या कहते हो? तो फिर तो सर कंफ्यूजन हो गया सर, है ना? फिर तो कंफ्यूजन हो गया। नहीं, हम क्या करते थे? इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए इसको यूज कर रहे थे, और हम देख रहे हैं कि जो सही इक्वेशन है वो भी डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है, जो गलत इक्वेशन है वो भी डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है। फिर क्या करें सर? ध्यान से समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। तो फिर क्या करें? तो भैया इसका मतलब ये है कि डायमेंशनली अगर कोई इक्वेशन करेक्ट हो गया तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगा। सच बात है, यहां से ये चीज प्रूफ होती है। यस। ओके, तो Yes, हम sir. पहला पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may not be necessarily डायमेंशनली physically correct, करेक्ट। है ना? फिजिकली करेक्ट। क्या इसका, इस स्टेटमेंट का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। कि अगर sir. कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो। ठीक है, आपने देखा एक केस में फिजिकली करेक्ट था, एक में रॉन्ग था, है ना? तो फिर क्या फायदा सर डायमेंशनल एनालिसिस का? डायमेंशनल एनालिसिस का फायदा ये है कि अगर आपने कोई फॉर्मूला डिराइव किया, फॉर्मूला कोई डिराइव किया और वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, ओके, डायमेंशनली अगर वो इनकरेक्ट हो गया,
तब इस बात की पक्की गारंटी है कि वो करेक्ट नहीं हो सकता। नहीं समझा? समझा सर। मतलब आपने अगर इक्वेशन डिराइव कर लिया ना, फॉर्मूला डिराइव कर लिया ना, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि वो गलत होगा कि नहीं होगा। ठीक है, गलत नहीं हुआ तो फिर आप एक बार सोच सकते हो कि हाँ और कुछ तो, मतलब डायमेंशनली गलत नहीं हुआ, डायमेंशनली करेक्ट आया, तो फिर और कुछ चांसेस है कि उसमें गलत हो। लेकिन अगर वो डायमेंशनली गलत हो गया तब फिर कोई चांस नहीं है उसका सही होने का। समझ गए इस बात को? तो हम कह सकते हैं कि ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे नॉट बी नेसेसरीली फिजिकली करेक्ट, बट ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, dimensionally incorrect equation is necessarily physically incorrect. आया समझ में ये बात आपको? ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस पक्की गारंटी नहीं है किसी इक्वेशन को चेक करने का। समझ गया? ये पहला ड्रॉबैक हो गया, लिमिटेशन हो गया, समझ लिए। अब दूसरी चीज देखो, सेकेंड चीज। अब देखो कि हमने जैसे कि टाइम पीरियड का मैंने आपको ये डिराइव कराया था क्या, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एल बाई जी आया था किस चीज का, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कराया था क्या? हाँ सर। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या आया था, रूट अंडर एल बाई जी। एक्चुअल में ये फॉर्मूला जो है ना, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, आपने ये रूट एल बाई जी तो डिराइव कर लिया, ये 2 पाई नहीं कर पाए आप डिराइव डायमेंशनल एनालिसिस से। आ रहा है समझ में? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स था। कांस्टेंट टर्म जिसका डायमेंशन नहीं होता उसका आप कैसे लाओगे? नहीं ला सकते। ठीक है, तो आप जब इस डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके जब आप डिराइवेशन करते हो, है ना, फॉर्मूला डिराइव करते हो, तो वो आपको एग्जैक्ट फॉर्म नहीं मिलता। आ रहा है समझ में? वो एग्जैक्ट फॉर्म नहीं मिलता, बस आपको पार्शियल फॉर्म मिलता है। उसमें से जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो मिसिंग होता है। ये बात समझ में आई आपको? यस सेकेंड ड्रॉबैक है कि बाय डायमेंशनल एनालिसिस we cannot derive exact formula because constant dimensionless, ठीक है, constant dimensionless terms can't be derived. अच्छे से क्लियर है ये वाला पॉइंट? बोलिए बच्चे। हेलो, कैन यू हियर मी? अब थर्ड पॉइंट, आप देखो कि हमने देखा था कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, लॉगरिथमिक टर्म्स होते हैं और एक्सपोनेंशियल टर्म्स होते हैं, सबके सब हमने क्या माने थे बेटा, सबके सबके डायमेंशंस क्या होते थे? नहीं होते थे, यानी डायमेंशन लेस होते थे, वो सारे होते थे। तो अगर किसी फॉर्मूले में ये चीजें आ रही होंगी तो आप उसे डिराइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम ऐसे फॉर्मूले नहीं डिराइव कर सकते जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक या फिर लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म्स होते हैं। ओके, वी कैन नॉट derive such formula which contain trigonometric, logarithmic और
एक्सपोनेंशियल टर्म्स। ठीक है, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया भाई, है ना, मतलब हर प्रकार के फॉर्मूले को हम डिराइव नहीं कर सकते इससे। चौथी चीज बेटे, हम क्या करते थे जब फॉर्मूला डिराइव करते थे, तो दोनों तरफ के डायमेंशंस को इक्वेट करते थे, है ना बेटा। तो इधर MLT और इधर MLT का कुछ आता था फॉर्म, इसको इससे बराबर करते थे, इसको इससे बराबर करते थे, और इसको इससे बराबर करते थे। तो आपको कितने इक्वेशन मिलते थे बेटे, कितने इक्वेशन मिलते थे? 3 इक्वेशन मिलते थे, है ना बेटे। तो आप बेसिकली 3 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो और 3 अननोन निकाल सकते हो, है ना, 3 ही अननोन निकाल सकते हो। तो बेटा अगर आपकी क्वांटिटी 3 चीजों पे डिपेंड करती है ना, मैक्सिमम 3 चीजों पे डिपेंड करती है, तो वो उसे तो आप डिराइव कर लोगे। लेकिन अगर 3 से अधिक टर्म्स पे डिपेंड करता हो, तो 3 से अधिक क्वांटिटीज पे डिपेंड करता हो, तो तब तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मैक्सिमम 3 ही इक्वेशन बना सकते हो। आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो ऐसे फॉर्मूले जिसमें कि 3 से अधिक क्वांटिटीज हो, उसे आप डिराइव नहीं कर सकते। ओके, तो वी कैन नॉट डिराइव फॉर्मूला ऑफ a quantity which depends on more than 3 quantities। क्लियर है? ऐसी चीजों को हम डिराइव नहीं कर सकते। 4th पॉइंट हो गया बेटा। 5th पॉइंट, और आपने क्या देखा बेटा कि जब हम डिराइव कर रहे, जितने भी डेरिवेशन वाले हमने एग्जांपल्स लिए, वो सब में देखो जो चीजें थी वो क्या थी, मल्टीप्लाई थी या तो डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड थी, है ना बच्चे। कोई भी हमने एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन वाला ऐसा कुछ नहीं लिया। लिया क्या? नहीं लिया। ठीक है, नहीं लिया। है ना। तो हम ऐसे फॉर्मूले ही सिर्फ डिराइव कर सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। एक ही टर्म मतलब लाइक हम s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना, तो ये 2 टर्म हो गए, एक और ये 2। हम ऐसा वाला फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला हम इससे डिराइव नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? एक ही टर्म होना चाहिए, एक सिंगल, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो हम कर लेंगे, मैक्सिमम 3। लेकिन यहां पर देखो क्या है, ज्यादा टर्म है, तो इसे हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ठीक, तो फिफ्थ इसकी ड्रॉबैक या लिमिटेशन बोल लो, क्या हो गया कि वी कैन नॉट डिराइव अ रिलेशन which depends on more than which depends on more than 1 टर्म्स मतलब समझा ना, मैं क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूँ, एक टर्म, उसमें एक से अधिक क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन टर्म्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए। ठीक है, और एक से ज्यादा टर्म होगा, प्लस माइनस में होगा, तो हम उसे डिराइव नहीं कर पाएंगे।